नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण विज्ञान का सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उसका यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, वैकल्पिक प्रश्न सेट 3 में। इससे पहले यदि आपने सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सेट 1 और सेट 2 को देख सकते हैं। पहला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता है उसको किस में मापा जाता है। जैसे आप आलू लेने जाते हैं तो आप उसको केजी में मापते हैं। आप जब गाड़ी से जाते हैं या पैदल जाते हैं कहीं तो आप देखते हैं कि कितना किलोमीटर चला। उसी प्रकार से ध्वनि की जो तीव्रता है, स्पीड है उसकी जो मात्रक है, यूनिट है, उसको आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें से पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है हर्ट्ज, दूसरा बी ऑप्शन जो है वो डेसिबल, ऑप्शन सी जो है फ्रीक्वेंसी और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन तीनों में से ऊपर जो 3 है उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल, जिसे शॉर्ट में हम लोग डीबी लिखते हैं, में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है, वो कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4, जिसमें से ऑप्शन ए है पुतली का फैलाव, ऑप्शन बी है हृदय गति में वृद्धि, ऑप्शन सी है रक्त नलिकाओं में सिकुड़न, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो ध्वनि प्रदूषण से है वो हृदय गति में वृद्धि हो जाता है। ठीक है, जब भी अचानक या फिर तेज ध्वनि आपके कानों में जाता है तो जो आपका हृदय की जो गति है उसमें वृद्धि हो जाती है, वो बढ़ जाता है, हृदय की गति है वो बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपसे कह रहा है कि किस स्तर पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। किस स्तर का ध्वनि जो है वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 4, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है 30 डेसिबल से अधिक, ऑप्शन बी 30 से 60 डेसिबल से अधिक, ऑप्शन डी 120 डेसिबल से अधिक और ऑप्शन सी 120 से 150 डेसिबल से अधिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 120 डेसिबल से अधिक। 120 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि की तीव्रता रही तो वो क्या होगा, खतरनाक ध्वनि प्रदूषण के श्रेणी में उसे रखा जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि सर्वाधिक शोर प्रदूषण किससे होता है। सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है वो किससे होता है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा शोर प्रदूषण कौन सा करता है, कौन सा ऑप्शन करता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपके पास मोटर गाड़ी, ऑप्शन बी जो है वो हवाई जहाज, ऑप्शन सी जो है वो जलपोत, ऑप्शन डी जो है वो जेट वाहन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे दोस्त वो है जेट वाहन। जेट वाहन जो है वो सर्वाधिक शोर प्रदूषण होता है इन चारों में से। जितने यहाँ 4 दिए हुए हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा किससे होता है, जेट वाहन से होता है। चलिए अब सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपसे कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम का लागू किया गया। कब लागू किया गया था, डेट यहाँ पर 4 आपको दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है वो 9 सितंबर 1972, 9 सितंबर 1982, ऑप्शन सी 9 सितंबर 1984 और ऑप्शन डी 9 सितंबर 1974। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 9 सितंबर 1974। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 9 सितंबर 1974। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि जल संकट से निपटने का प्रमुख उपाय है। जल संकट से निपटने का प्रमुख उपाय क्या है। 4 उपाय आपको यहाँ बताए गए हैं और जो है वो प्रमुख उपाय आपको बताना है। ऑप्शन ए वर्षा जल का संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम लोग कहते हैं, और ऑप्शन बी है इसका भूमिगत जल का दोहन, ऑप्शन सी कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन डी औद्योगिकरण पर रोक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वर्षा जल का संग्रहण। आप वर्षा जल को रोक के रखिए, जल संकट कम हो जाएगा। इसीलिए तो डोभा जो है वो बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। क्यों इसीलिए कि वर्षा का जो जल है वो रोका जा सके, उसका संग्रहण किया जा सके। ठीक है, उसे बहने ना दिया जाए। चलिए अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है
कि जल संग्रहण क्षेत्र की सीमा होती है? जल संग्रहण क्षेत्र की सीमा होती है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी जो है वो प्रशासनिक, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है कि इसको हम नहीं बता रहे हैं और इसका आपका जवाब देखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1-2 सवाल बीच में इसी तरह से हम छोड़ दिया करेंगे ताकि आप कमेंट करें, मजा आएगा फिर। ठीक है, चलिए। जल संग्रहण प्रबंधन का परिणाम नहीं है। जल संग्रहण प्रबंधन का परिणाम नहीं है और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मृदा संरक्षण, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन डी चारागाह विनाश। जल संग्रहण प्रबंधन का परिणाम नहीं है तो कौन सा है? यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि चारागाह विनाश, चारागाह विनाश। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारागाह विनाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जल प्रदूषण, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, 1974 में जो अधिनियम बना था उसमें कुल कितने धाराएं थे? ठीक है, उसमें जो कुल कितने धाराएं हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 64। ठीक है, 64 धाराएं थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि जल क्लोरीकरण किया जाता है। जल का जो क्लोरीकरण जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंध हटाने के लिए, ऑप्शन बी घोलित खनिज का अवक्षेपण, ऑप्शन डी पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए, ऑप्शन डी सलज बनाने के लिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हम लोग जल का क्लोरीकरण करते हैं, क्यों करते हैं? उसमें जो बैक्टीरिया घुले हुए रहते हैं, कवक, पैथोजन, उसको हम लोग मारने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सवाल 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि पीने का जल में निम्नलिखित में से किसका अधिकता से क्लोरोसिस बीमारी होती है? जल जो है हम लोग पीते हैं उसमें से क्या, इन 4 दिए हुए इनमें से कौन सा 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ भी नहीं है, तो क्या उसमें ज़्यादा रहेगा कि फ्लोरोसिस बीमारी होगा? ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फ्लोराइड, ऑप्शन बी जो इसका है पारा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्लोराइड। फ्लोराइड से बना फ्लोरोसिस, फ्लोराइड से होने वाला बीमारी जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरोसिस। चलिए अब सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नदी के जल का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो अधिक है, इसका अर्थ है क्या? जल स्वच्छ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ अत्यधिक प्रदूषित है, ऑप्शन सी दिया हुआ है शैवाल युक्त है, ऑप्शन डी है घुलित खनिज युक्त है, घुलित खनिज युक्त है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर बीओडी ज़्यादा है, जल का बीओडी ज़्यादा है, मतलब जल स्वच्छ है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है, क्या होता है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए पेसिच, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अगर आप प्रदूषित जल पिएगा तो ये सब बीमारी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। सीवेज प्रदूषित जल पिएगा तो आपको पेचिस भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है। पानी का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? पहला दिया हुआ आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन ए पीने में, ऑप्शन बी खेती करने में, ऑप्शन सी उद्योग में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा खेती करने में। खेती करने में सर्वाधिक जल का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि खेती करने में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15, जल के अत्यधिक दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जल के अत्यधिक दोहन का उत्तरदायी नहीं है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन आपको है ऑप्शन नंबर ए
जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या बढ़ेगा तो जल का अतिदोहन होगा, ठीक है, होगा मतलब ये उत्तरदायी है। औद्योगिकीकरण, इससे भी होगा जल का अत्यधिक दोहन, ठीक है। नागरिकीकरण, ठीक है, इससे भी होगा। और ऑप्शन जो इसका डी है, ऑप्शन डी जो है इसका वनारोपण, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका वनारोपण, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इससे अत्यधिक जल का दोहन नहीं होता है, ये उत्तरदायी नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 नंबर है और बोल रहा है कि जल संकट का प्रमुख कारण है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तापमान वृद्धि, क्या तापमान बढ़ने से जल संकट बढ़ रहा है? फिर ऑप्शन बी दिया हुआ अत्यधिक दोहन, क्या अत्यधिक दोहन से जल संकट बढ़ रहा है? फिर ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन सी नागरिकीकरण, ठीक है, नागरिकीकरण, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण। तो इसका जो सही जवाब है वो है इसका अत्यधिक दोहन। आप जल का अत्यधिक दोहन करेंगे तो क्या होगा? जल संकट होगा, ठीक है। तो प्रमुख कारण क्या है? अत्यधिक दोहन, अत्यधिक इस्तेमाल, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 बोल रहा है कि कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य के मध्य, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के मध्य कौन सा जल विवाद है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। कावेरी विवाद, ऑप्शन बी गोदावरी विवाद, ऑप्शन सी कृष्णा विवाद, ऑप्शन डी कोयना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कावेरी विवाद। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? कावेरी विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य जो विवाद है वो कावेरी विवाद है। चलिए सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 कह रहा है कि रावी व्यास जल विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? रावी व्यास जल विवाद जो है उसमें कौन सा राज्य, यहाँ 4 राज्य दिए हुए हैं और वो संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्या? उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब है वो उत्तर प्रदेश। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और ऑप्शन डी था उत्तर प्रदेश। तो रावी व्यास जल विवाद में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपसे कह रहा है कि टेनेसी घाटी परियोजना के प्रतिरूप पर भारत में कौन सी परियोजना स्थापित की गई है? ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। गंगा घाटी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी दामोदर घाटी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका जो सही जवाब है वो है दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी। चलिए अब सवाल ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। भाखड़ा नालंदा बांध जो है वो पंजाब में स्थित है। चलिए अब सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? और 4 नदियों का नाम आपको दिया हुआ है। पहला ए में है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी महानदी। आपको पता करना है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि मध्य प्रदेश व राजस्थान सीमा पर कौन सा बांध स्थित है? मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर कौन सा बांध उपस्थित है, स्थित है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है गोविंद सागर, ऑप्शन बी नर्मदा सागर, ऑप्शन सी गांधी सागर, ऑप्शन डी जवाहर सागर, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो जवाहर सागर। तो इसका सही जवाब जो है वो है गांधी सागर, वो है गांधी सागर। मध्य प्रदेश और राजस्थान सीमा पर गांधी सागर स्थित है। चलिए सवाल नंबर 23 कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी असम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए सवाल नंबर 24 कह रहा है कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल, ठीक है, के फैलाव के अनुसार सर्वाधिक जल किसे मिला? ठीक है, सर्वाधिक जल किसे मिला? और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
ऑप्शन 4 आपको कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरल को। किसे मिला सर्वाधिक जल? तो इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश को। किसको मिला सर्वाधिक जल? आंध्र प्रदेश को मिला। चलिए सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि तमिलनाडु व केरल के मध्य कौन सा बांध का जल विवाद है? कौन सा बांध का जल विवाद है? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इटुकी, ऑप्शन बी अलमाटी, ऑप्शन सी मुल्लापेरियार और ऑप्शन डी कोयना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मुल्लापेरियार। ठीक है, मुल्लापेरियार। तमिलनाडु व केरल के मध्य जो बांध है उसको मुल्लापेरियार बांध का जल विवाद है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 26, कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से नहीं है? कावेरी जल विवाद का संबंध किस राज्य से नहीं है? और 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो इसका ऑप्शन नंबर जो महाराष्ट्र है, डी, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? कावेरी जल विवाद का कोई संबंध नहीं है। किससे? महाराष्ट्र से। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है कि जल की गुणवत्ता का निर्धारण किससे होता है? ठीक है, किससे होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट है पीएच वैल्यू से, दूसरा आरएच वैल्यू से और तीसरा जल के रंग से। ऑप्शन डी जो है वो गतिशीलता से। जल की गुणवत्ता आपको बताना किससे होता है? तो वो ये है उसका पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू से निर्धारित होता है उसका गुणवत्ता जल का। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर कौन सा रोग होता है? इससे इसका अपोजिट एक सवाल पहले भी था कि फ्लोरोसिस किससे होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि फ्लोराइड से कौन सा बीमारी होता है। तो वहां पर हम लोगों ने फ्लोरोसिस बीमारी किससे होता था? फ्लोराइड आंसर था। अभी फ्लोराइड दे दिया है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फ्लोरोसिस। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 29, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहा है। ठीक है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहा है, कौन सा वन नष्ट हो रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भूमिगत भूमध्य रेखीय वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोणधारी वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो जो है समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं वो जो वन है वो है मैंग्रोव वन। ठीक है, ये वन जो है वो समुद्र प्रदूषण के कारण नष्ट हो जा रहे हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 30, सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? क्या आप इसका जवाब देंगे या मैं बता दूं? चलिए एक सवाल मैं आपको पहले दे चुका हूं होमवर्क, इसीलिए ये सवाल मैं ही बता देता हूं। तो सुनामी लहरों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जो है वो है ज्वाला भाटा। ठीक है, वो क्या है? ज्वाला भाटा। ठीक है, धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।